करूंगा जिला अध्यक्ष माननीय श्री राजेश वधारिया जी को। आप मंच पर आएंगे। पोडियम माइक प्लीज। हेलो, सबसे पहले दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टीच्या। माननीय लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय रविंद्र चव्हाण जी, श्री कुमार आलानी जी, चित्राताई वाघ जी, सुलभाताई गायकवाड़ जी, नरेंद्र पवार जी और सम्मानीय मंच, बहुत समय से उल्लासनगर को इस पल का इंतजार था कि कभी हमारे देवा बाबू के चरण इस पावन भूमि पे पड़े, और सब लोग इस बात के लिए ललाए थे कि हम अपने देवा बाबू का दो शब्द सुने। जैसे आपने नागपुर का कायापलट किया है, मेरी विनती है देवा बाबू आप उल्लासनगर को भी दत्तक लें। वैसे तो कहने में उल्लासनगर उल्लास 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 है, लेकिन हमारी अभी भी कुछ तकलीफें शेष है जो सिर्फ आपके द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बननी चाहिए, धोखादायक बिल्डिंगें का रीडेवलपमेंट होना अति आवश्यक है। आपने हमें 3,500 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर करके दिए हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें 15,000 घर और मंजूर करके देंगे। शहर में झोपड़पट्टी बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका स्लम रिहेबिलिटेशन के तहत पुनर्विकास बहुत आवश्यक है। शहर को रिंग रोड की आवश्यकता है। सभी रिंग रोड जो है वो एलिवेटेड बनने चाहिए। उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल में 202, कामगार हॉस्पिटल में 100, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में 100 और उल्लासनगर महानगर पालिका के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 100 बेड्स इस समय पे उपलब्ध है। टोटल 502 बेड होते हुए भी हमें हमारे हक का मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है जो अंबरनाथ में दिया गया है। मेरी आपसे विनती है कि उसे उल्लासनगर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। साथ में नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, दिव्यांग रिहेबिलिटेशन सेंटर और आपके सीएम रिलीफ फंड की एक यहाँ ऑफिस होनी चाहिए। वाल्दुनी नदी और उल्लास नदी पे रिवर फ्रंट बनना चाहिए। पानी पुरोठा का हमारे खास करके 4 और 5 नंबर में बहुत तकलीफ है। एक दिन 4 नंबर में पानी आता है, एक दिन 5 नंबर को पानी मिलता है। तो हमें उल्लासनगर को पानी का अपना स्रोत कृपया दीजिए। शहर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स डालने के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मंजूरी दीजिए। साथ में आपने मेट्रो 5 की तो मंजूरी दे दी है, साथ में मेट्रो 14 बदलापुर तक आ रही है, उसे भी उल्लासनगर में लाइए। उम्मीद है देवा बाबू आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है उनकी जिनको सुनने के लिए आप सब पहुंचे। बट सर्वप्रथम देवा सर आज उल्लासनगर पहुंचे हैं, तो मैं हमारे आमदार जी से निवेदन करूंगा कि आप पहले उनका स्वागत करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी उल्लासनगर वासी पहुंचेंगे।
आज कुमार एलान जी के साथ ही उनका हाथ में आप सबका हाथ लगाकर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का। जी ये ऐसे व्यक्ति है जिनका राजनीति नहीं राष्ट्र सेवा धर्म है, जिनका हर नागरिक की तरक्की कर्म है इनका। देश ही नहीं महाराष्ट्र ही नहीं पर पूरे देश में सभी ने बड़े प्यार से भाऊ कहते हैं। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, जिनको सुनने के लिए आज पूरा उल्लासनगर कब से इंतजार कर रहा है और आज इसके बाद और 5 सभा है जहां पे इन्हें पहुंचना है। मैं मेन पोडियम लगाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, कैन यू हैव द मेन पोडियम प्लीज। तो मुझे लगता है कि देवा भाऊ जी पोडियम पर आए उसके पहले उल्लासनगर उनके स्वागत में आपके शब्दार्चन होने चाहिए, हाँ या ना। तो मुझे लगता है देवा भाव के बदले मैं जो आपसे बोलूंगा, देवा जी को बहुत अच्छा लगता है, देवेंद्र जी को बहुत अच्छा लगता है। भारत माता की, भारत माता की। पीछे बैठे हैं उनको कहो लेफ्ट साइड में जगह, राइट साइड में जगह। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट और लेफ्ट में काफी जगह बैठ जाइए। और सभी मंडल के अध्यक्षों की ओर से एक बहुत ही सुंदर माला पहना करके स्वागत हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आयो लाल सबही कयो। मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात नंबर 1 चा पक्ष झाली आणि आता ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महानगरपालिकेतही भाजपा पहिल्या नंबरचा पक्ष होणार आहे, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण जी, आमच्या उल्हासनगरचे लोकप्रिय आमदार कुमार एलानी जी, सन्माननीय आमचे आमदार किसन कथोरे जी, आमदार सुलभाताई गायकवाड, माजी आमदार नरेंद्र पवार, राजेश भाई, तेजश्रीताई करंजुले, गुलाबराव करंजुले, उद्धव भाई रूपचंदानी, प्रदीपजी रामचंदानी, धनंजय बोडारे, नरेंद्र राजानी, मनोहर खेमचंदानी, चरण सिंग टाक, अमर लुंड, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज उल्हासनगरच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण सगळे या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत। चुनाव उल्हासनगर के उम्मीदवारों के भाग्य का चुनाव नहीं है, ये उल्हासनगर वासियों के भाग्य का चुनाव है। उल्हासनगर कैसा होगा, उसका अस्तित्व कैसा होगा, इसका विचार करने के लिए चुनाव 15 तारीख को संपन्न हो रहा है। ये उल्हासनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शहर है, विशेष रूप से हमारे जो सिंधी भाई जिस समय विभाजन हुआ, विभाजन की विभीषिका को सहते हुए जो हमारे भाई यहाँ आए,
उन्होंने इस उल्लासनगर में उनको जगह मिली और यहां पर कई परेशानियों को झेलते हुए हमारे सिंधी भाइयों ने यहां पर अपना रैन बसेरा तैयार किया। इस उल्लासनगर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते। यहां पर हमारे उत्तर भारतीय भी है, हमारे मराठी लोग भी है, हमारा बहुत बड़ा आंबेडकरी समाज भी यहां पर है। एक प्रकार से हमारे सिंधी समाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारा कल्चर यहां पर हमको देखने को मिलता है। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से एक शहर के रूप में उल्लासनगर का विकास होना चाहिए था, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, ये भी हमको ध्यान में लेना होगा। 1996 में ये महानगर पालिका बनी, करीब 30 साल हो गए। 30 साल में कई महानगर पालिकाओं ने जो तरक्की की, उस प्रकार की तरक्की उल्लासनगर में हमको देखने को नहीं मिली। इसका कारण हम सभी लोग जानते हैं। उस समय की सरकारें और यहाँ की महानगर पालिका की सरकारें, इनका किस प्रकार का कार्य था, ये हम सब लोगों ने देखा। लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं केवल सवाल पूछने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जवाब देने वाला आदमी हूं। केवल किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी मैं नहीं हूं। हम क्या कर सकते हैं ये बताने वाला आदमी हूं। परिवर्तन अपने आप से शुरू करना पड़ता है। परिवर्तन की ललक, परिवर्तन की इच्छा ये अगर हो तो इस महाराष्ट्र में और इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, आप सब वो परिवर्तन देख रहे हैं। क्योंकि जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आती है जिनका मिशन ही परिवर्तन है, जिनका मिशन ही विकास है, तो फिर परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए, 70 सालों तक हमारे देश में देश की सरकार कहती थी भारत गांव में रहता है, गांव का विकास यानी भारत का विकास। बात तो सही थी, लेकिन उस समय सरकारें भूल गई कि भारत में शहर भी है, शहर में भी गरीब, मध्यम वर्गीय, शहर में भी व्यापारी सब लोग रहते, उनका भी विकास करना होगा। इस बात को सरकारें 70 साल तक भुलाती रही। 70 सालों तक शहरों के विकास की योजनाएं नहीं बनी। शहर बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जिसको जहां जगह मिली वो बैठ गया, अतिक्रमण हुए, झोपड़पट्टी तैयार हुई, पीने का पानी का प्रश्न निर्माण हुआ, कचरे का प्रश्न निर्माण हुआ, मैला नालियों से बहने लगा, मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी, मलेरिया जैसे रोग बढ़ने लगे। कहने को तो शहर, लेकिन गांव से बदतर हालत हमारे कई शहरों की हो गई। क्योंकि भारत की सरकार में ये विजन ही नहीं था कि शहरों के विकास का भी विचार करना पड़ेगा। लोग शहरों की ओर जा रहे थे क्योंकि शहरों में शिक्षा थी, शहरों में रोजगार था, शहरों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी। लोग जा जाकर बस रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। देश में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने कहा कि शहरों का भी विकास करना पड़ेगा, गांव का तो विकास करना पड़ेगा, पर शहर में रहने वाला गरीब, शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, इसके भी विकास की योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा हमारे देश का 65% जीडीपी ये शहरों में तैयार होता है। हमारे यहाँ पर रोजगार का निर्माण ये शहरों में होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ये शहरों में मिलती है। इसलिए अगर हम शहरों का विकास करेंगे
तो हमारे शहरों में बसने वाले जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, जो आम आदमी है, उसके जीवन में भी परिवर्तन होगा। और पहली बार भारत सरकार की ओर से शहरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार हुई। स्मार्ट सिटी की योजना, अमृत शहर की योजना, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से पहली बार हजारों करोड़ रुपए 2014 के बाद शहरों को मिलना शुरू हुआ। हमारे महाराष्ट्र को भी 50,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने शहरों के लिए, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यहां पर दिया। आज आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर शहर बदल रहे हैं। कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, ठाणे, नई मुंबई, यह बहुत तेजी से बदलाव हुआ, लेकिन उतनी तेजी से हमारा उल्लासनगर नहीं बदल पाया। ये भी हम लोगों को समझना होगा। अब हमने यह प्रण किया है, हमारा एजेंडा उल्लासनगर है। हम बताना चाहते हैं विकास क्या होता है, उल्लासनगर के पीछे खड़ा होना चाहते हैं, उल्लासनगर को हम विकास का इंजन बनाना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा इतने सालों में एमएमआरडीए कोई काम एमएमआर रीजन में नहीं करता था। एमएमआर रीजन में छोटे मोटे काम, वो भी कर्जे देने का काम एमएमआरडीए से होता था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने एमएमआरडीए को कहा ये नहीं चलेगा, आप पैसे कमाने की मशीन नहीं हो, आपको एमएमआर के क्षेत्र में और इस मुंबई, थाना, रायगढ़ जिले की जितनी महानगर पालिकाओं का क्षेत्र है, हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है, एमएमआरडीए के माध्यम से 4 लाख करोड़ के काम ये सारे क्षेत्र में हमने शुरू किए। 475 किलोमीटर की मेट्रो आज मुंबई से लेकर एमएमआर रीजन में हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमारे ठाणे, भिवंडी, कल्याण मेट्रो 5 है, उसका भी लाभ हमारे उल्लासनगर को होने वाला है। अभी 85% उसका काम हमने पूरा किया है। कार डेपो का काम चल रहा है, उसको भी जल्दी हम पूरा करेंगे। इसका विस्तार कल्याण, बदलापुर वाया चिखलोली हम लोग करने वाले हैं। और हमारे ये जो सारे उल्लासनगर के लोग हैं उनको भी इस मेट्रो का फायदा मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और आने वाले दिनों में उल्लासनगर को मेट्रो के साथ और ई बसेस के साथ जोड़कर एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम लोग तैयार करने वाले हैं, जिससे उल्लासनगर वालों को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, सुविधा के साथ वो ट्रैवल कर पाएंगे। आज आप देख सकते हैं मोदी जी ने अमृत में हमको पैसे दिए, तो आज अमृत 2 के अंतर्गत हमारे उल्लासनगर में 848 करोड़ रुपए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोगों ने दिए। 848 करोड़, इससे पहले इतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने एक एक शहर को 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए दिए। आज हमारा जो मेला है ये हमारे कुओं को, हमारे तालाबों को, हमारे नालों को खराब करता है, हमारे आरोग्य को खराब करता है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पूरा मेला हम ट्रीट करेंगे, मैला बाजू करेंगे, उसमें से हम खाद तैयार करेंगे और जो पानी साफ किया है उस पानी को ही हम लोग छोड़ेंगे, ताकि हमारे नदी में, हमारे नालों में, हमारे कुओं में, हमारे तालाबों में गंदा पानी न जाए, किसी का भी आरोग्य खराब न हो, स्वास्थ्य खराब न हो। ये हमने किया है। आज आप देख सकते हैं जल पूर्ति के लिए उल्लासनगर को 621 करोड़ रुपए की योजना हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है आने वाले दिनों में उल्लासनगर के हर घर में पीने का पानी जाए। लेकिन एक और उसमें प्रश्न था, ये हमारे एमएमआर रीजन में जो पानी आता है वो थोड़ी जगह से आता है, कुछ हमारे जो ऐसे डैम है इस पर ही सारी महानगर पालिकाएं टिकी हुई है, और महानगर पालिका एक दूसरे से लड़ रही है, मुझे थोड़ा और पानी दे दो, मुझे थोड़ा और पानी दे दो। इतने सालों में हमारे लिए नया स्रोत तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनते बराबर मैंने इस एमएमआर रीजन के लिए पोशीर और शिलार ये 2 नए डैम मंजूर किए,
उसका टेंडर किया, उसका काम शुरू किया। अब एमएमआर रीजन की जो महानगर पालिकाएं हैं, इसको 2050 तक जितना पानी लगेगा उतना पूरा पानी इन डैम के माध्यम से हम देंगे। आने वाले दिनों में चाहे वो उल्लासनगर हो, चाहे कल्याण डोंबिवली हो, चाहे नवी मुंबई हो, चाहे पनवेल हो, कहीं पर भी पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की है और इसके साथ साथ 621 करोड़ रुपए की पाइपलाइन की व्यवस्था करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उल्लासनगर के हर घर में हम साफ पानी वहां पर दे। और जलापूर्ति के स्रोत निर्माण के लिए भी 220 करोड़ रुपए हमने दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रेमनगर, टेकड़ी, संतोष नगर, यहाँ पर 3578 मकान बनाने के लिए 724 करोड़ रुपए हमने दिए। मैं तो कुमार जी आपको कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र को 30 लाख मकान दिए। 30 लाख, पिछले एक साल में 30 लाख। अब हमारे उल्लासनगर में जितने गरीब हैं, जो झोपड़े में रहते हैं या गरीब है या बेघर है, इन सब के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम तैयार कीजिए। आप जितने घर मांगेंगे उतने पूरे घर हम आपको देंगे। कोई गरीब बिना घर का नहीं रहेगा। अब मोदी जी ने उतना पैसा अपने को दिया है। आज आप देख सकते हैं उल्लासनगर, कल्याण, बदलापुर स्टेट हाईवे पर जो फ्लाईओवर है उसको 555 करोड़ रुपए हमने दिया और एमएमआरडीए के माध्यम से 8 रस्तों के कंक्रीटीकरण को 100 करोड़ रुपए हमने दिया है। मैं जब आया तो कुमार भाई मुझसे कहने लगे, भाई साहब आप पहला काम कीजिए, हमारे रास्तों पर बहुत गड्ढे पड़ते हैं, हमारे रास्तों को कंक्रीट का रास्ता बनाइए। कुमार जी मैं आज ही आपको कहता हूं, आप पूरे उल्लासनगर के डीपी रोड के कंक्रीटीकरण का प्लान तैयार कीजिए। उसको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम देंगे। उल्लासनगर को बदलकर हमको दिखाना है। आज उद्यान के लिए, गोल मैदान उद्यान के लिए 88 करोड़ रुपया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 34 करोड़ रुपया, पीएम ई बस के लिए 18 करोड़ रुपया, सिंधी भवन के लिए 3.61 करोड़ रुपया, नगर निगम की बिल्डिंग के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपन ने मदद की है। और उसके साथ साथ कई भवन यहाँ बनाए जा रहे हैं जिसके लिए 80 करोड़ रुपए भी यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे उल्लासनगर में हमारी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जिसको अवैध करार कर दिया गया है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार प्रयास हुए इनको नियमित करने के, लेकिन सारे प्रयास बार बार विफल होते हैं। हम एक नई नीति ऐसी लाना चाहते हैं जिस नीति में नया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और पुराने जो लोग हैं उनको हम एक प्रकार से ऐसा इंसेंटिव देंगे कि जिसके माध्यम से उनकी बिल्डिंगों को हम नियमित कर पाएंगे और उनको भी अपना आशियाना दे पाएंगे। इस प्रकार की एक नीति, एक नई नीति उल्लासनगर में लाने का प्रयास हमारे माध्यम से चल रहा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक उन्नत उल्लासनगर का जो यू है वो यू उन्नत के लिए होगा। ऐसा उन्नत उल्लासनगर हम बनाना चाहते हैं जहां पर एक प्रकार से सभी सुविधाएं हम ला पाए। ये उल्लासनगर, एक ऐसा उल्लासनगर बनाना चाहते हैं जहां गुंडों का राज नहीं चलेगा, जहां पर राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। अगर कोई गुंडा राज चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे गुंडों से निपटना देवा भाव को आता है। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। महाराष्ट्र जानता है गुंडों के साथ यहाँ क्या होता है, इसलिए यहाँ कोई गुंडा राज चलाने का प्रयास नहीं करे और हम लाने भी नहीं देंगे। यहाँ तो सिर्फ कानून का राज चलेगा। कानून के राज के साथ एक नया उल्लासनगर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, कमल यानी समृद्धि है, कमल यानी लक्ष्मी है। कमल ये कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद उस पर कभी दाग नहीं लगता। ऐसा अपना कमल है। हम लोगों को यहां पर केवल महापौर बैठाना
इतनी ही हमारी लालसा नहीं है। यहाँ बसने वाले गरीब, यहाँ बसने वाले दलित, यहाँ बसने वाले आदिवासी, यहाँ बसने वाले पिछड़े, यहाँ बसने वाले हमारे सिंधी भाई, यहाँ बसने वाले हमारे तमाम लोग, सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये हमारा ध्येय है। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का सपना ये उल्लासनगर में यथार्थ में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जिस समय पिछले वर्ष इस महाराष्ट्र में आप सबके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा बहुमत हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी अकेली 137 सीटें जब हमको मिली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आता हे भारतीय जनता पार्टी वाले इतक्या जास्त सीटा घेऊन निवडून आले की आता हे लाडकी बहीण योजना बंद करतील। 1 वर्ष झालं लाडकी बहीण योजना बंद झाली नाही। आणि माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना मी सांगतो, जोपर्यंत तुमचा देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे लाडकी बहीण योजना कोणीच बंद करू शकत नाही। पण कुमारजी, माझ्या लाडक्या बहिणींना आता केवळ लाडकी बहीण ठेवू नका, आता मोदीजींनी लखपती दीदीची योजना आणली आहे। आता लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवायचं आहे। 50 लाख माझ्या लाडक्या बहिणी ऑलरेडी लखपती दीदी झालेल्या आहेत। पुढच्या 4 महिन्यात आकडा 1 कोटीपर्यंत मी नेतो आहे। उल्हासनगरमध्येही महानगरपालिका निवडून आल्यानंतर माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींना या ठिकाणी लखपती दीदी बनवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आणि या महानगरपालिकेवर मी टाकून जातो आहे। माझ्या लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी आपल्याला बनवायचं आहे। बंधू भगिनींनो, मी या ठिकाणी एवढंच सांगण्याकरता आलो आहे, आम्ही केवळ आश्वासनं देणारे लोक नाही आहोत। केलेलं परिवर्तन तुमच्या नजरेसमोर आहे। उल्हासनगरमध्ये ते करून दाखवायचं आहे आणि म्हणून तुमचा आशीर्वाद हवा आहे। येत्या 15 तारखेला ज्यावेळी तुम्ही मतदान केंद्रावर जाल त्या ठिकाणी गेल्यानंतर 4-4 वोट प्रत्येकाला द्यायचे आहेत। इकडे तिकडे पाहायचं कारण नाही। जिथे कमळ दिसेल ते बटन दाबायचं, 4 कमळं दाबायची आणि त्या ठिकाणी परत यायचं। 15 तारखेला कमळाची काळजी तुम्ही घ्या। 16 तारखेपासून 5 वर्ष तुमची काळजी हा देवा भाऊ घेईल, हा विश्वास तुम्हाला देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।